नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। चेन्नई दौरे पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। दिल्ली से रात 8 बजे चेन्नई के लिए होंगे रवाना। दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। दिल्ली से रात 8 बजे चेन्नई के लिए रवाना होंगे सीएम। जेआईएस के लिए उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। गुरुवार को चेन्नई में एक रोड शो करेंगे सीएम धामी। गुरुवार को चेन्नई में रोड शो करेंगे सीएम धामी। कैबिनेट मंत्री सतपाल सिंह महाराज भी होंगे शामिल। तो इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने का सिलसिला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जारी है। ऐसे में गुरुवार को चेन्नई में भी रोड शो किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जुड़ चुके हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में चेन्नई के दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास निकलकर सामने आ सकता है और रोड शो के अलावा भी क्या कुछ वहां पर मुलाकातें होंगी? देखिए प्रियंका, आपको बताया कि मुख्यमंत्री इससे पहले भी 2 बार विदेश दौरा कर चुके हैं। उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, बेरोजगारी यहाँ पर दूर हो, उस दिशा में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री 2 बार विदेश का दौरा करके गए थे, जहाँ उन्होंने काफी एमओयू साइन किए थे जो बड़ी कंपनी थे, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, एजुकेशन हो या इसके साथ साथ पावर सेक्टर हो। अब मुख्यमंत्री उसके बाद आज तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। चेन्नई में रात को 8 बजे पहुंचेंगे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज होंगे और वहां पर भी जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको लुभाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाए कि वहां पर रोड शो रखा गया है। सरकार जो इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे उनको किस तरह की सुविधाएं देगी और ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में उद्योग लगे, यहाँ पर बड़े उद्योगपति आए, अपने इन्वेस्ट हो यहाँ पर करें, तो उसके लिए रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा बता दूं, लगातार क्योंकि समय नजदीक है, दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होनी है, तो मुख्यमंत्री उसके बाद 28 तारीख को मुंबई जाएंगे, जिसमें उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध दुनियाल होंगे। उसके बाद 1 नवंबर को मुख्यमंत्री का अहमदाबाद और गुजरात जाने का प्लान है, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उनके साथ होंगे। तो मुख्यमंत्री अब स्टेट वाइज के तमाम दौरे कर रहे हैं और कोई भी प्रदेश न छूटे, उनकी यही कोशिश है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह अलग अलग प्रदेशों के दौरे कर रहे हैं, माना जा रहा है कि रोड शो के अलावा वहां के व्यापारियों से, उद्योगपतियों से अलग से भी मीटिंग कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिंग को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर उनसे बातचीत की जा सके। उसको लेकर क्या अभी कोई रूपरेखा है कि किस किस उद्योगपति के साथ उनकी मीटिंग हो सकती है? प्रियंका, रोड शो के माध्यम से ही इन्वेस्टर के साथ मीटिंग होती है और जो रोड शो होता है उसमें ही तमाम जो उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर, उनको आमंत्रित किया जाता है। सरकार के साथ उनका सवाल जवाब होता है, क्या कमियां हैं, क्या दूर होना चाहिए, क्या सुविधाएं चाहिए, क्या क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट उनको देगी। और जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो रोड शो में ही अपनी बातें सरकार के सम्मुख रखते हैं। तो अलग से उद्योगपतियों के साथ बातचीत होगी, ऐसा कोई प्रोग्राम अभी तय नहीं है। इतना जरूर है कि रोड शो होगा और रोड शो के बाद हो सकता है कि वहां के जो बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ कुछ एमओयू साइन हो, क्योंकि अलग अलग सेक्टर से उद्योगपति इस रोड शो में शामिल होते हैं, जैसा पहले भी आपको मालूम है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर चेन्नई का और मुंबई का आपने अभी तक प्लान बताया है, योजना तैयार है, उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में लगातार तैयारियां की जा रही हैं, पर रोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। तो जमीनी स्तर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर देखें तो कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अब तैयारियां एक तरह से शुरू हो चुकी हैं। सड़कों का निर्माण होना है, इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की कलाकृति है उसको, राजधानी को सजाने की जरूरत यहाँ पर एक तरह से सरकार ने कोशिश की है। तो सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी G20 की जो बैठक यहाँ पर हुई थी उसकी वजह से जहाँ जहाँ भी ये बैठकें हुई हैं वहाँ पर सरकार ने जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको पहुंचाने का काम किया और एक अलग ही उत्तराखंड की पहचान इन इन्वेस्टर समिट के जरिए भी देखने को मिलेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल अवनीश जी, इसके अलावा जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से भी एक बयान सामने आया था कि पुराने जो उनके कार्यकाल में एमओयू साइन हुए थे, उनका कहना है कि उस पर भी सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था और जिसमें कई करोड़ के एमओयू साइन भी हुए थे और बड़े उद्योगपति ने यहाँ पर उद्योग लगाने की अपनी इच्छा भी जताई थी।
ने उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत गवर्नमेंट में नहीं रहे तो वो सारी चीजें परवान नहीं कर पाई थी। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बयान आया है कि जो भी पुराने इन्वेस्टर है जिनके साथ एमओयू हुए थे या वो यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते थे उनके साथ भी सरकार बातचीत करेगी और उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने अलग से सेल गठित किया है जिसमें कई IAS अधिकारियों की टीम तैयार की गई है। जी बिल्कुल अवनी जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। हल्द्वानी से काशीपुर जा रहे पूर्व सीएम हरीश रावत की फॉर्च्यूनर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद हादसे में पूर्व सीएम हरीश रावत घायल हो गए, जबकि गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आनन फानन में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पूर्व सीएम हरीश रावत को CSC अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज कर हायर सेंटर रेफर कर दिया। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी अपनी गाड़ी से पूर्व सीएम रावत को काशीपुर के KVR अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पूर्व सीएम रावत का इलाज चला है। बताया जा रहा है कि इलाज के बाद अस्पताल से पूर्व सीएम रावत को छुट्टी दे दी गई है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस काशीपुर में होनी है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम रावत को कुछ चोटें आई हैं। गाड़ी में सवार चालक और गनर बाल बाल बच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रावत के सीने में भी दर्द बताया जाया है। हादसा देर रात 12:15 बजे हुआ था। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में नए DGP चुनने की कवायद 23 नवंबर महीने में होगी UPSC की बैठक। इस वक्त की अहम जानकारी, उत्तराखंड में नए DGP चुनने की कवायद हुई। 23 नवंबर महीने में होगी UPSC की बैठक। बैठक में भारत सरकार के गृह सचिव होंगे शामिल। बैठक में भारत सरकार के गृह सचिव होंगे शामिल। उत्तराखंड के मुख्य सचिव DGP होंगे शामिल। नवंबर महीने में होगी UPSC की बैठक। कई आर्म फोर्स के DG भी बैठक में होंगे शामिल। 20 नवंबर को खत्म होना है DGP का कार्यकाल। देहरादून में 3 अधिकारियों पर विशेष नजर। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से बैठक UPSC की होनी है और उसको लेकर तमाम अधिकारी भी उसमें शामिल होंगे, DG भी शामिल होंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट है? एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं ADG दीपक सेठ, ADG अभिनव कुमार, ADG PVK प्रसाद पर शासन की नजर। तीनों का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। ऐसे में UPSC की बैठक होनी है। UPSC की बैठक में आर्म फोर्स के साथ ही कई DG भी शामिल होंगे, जो साथ में मिलकर इस बात का निर्णय करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ एक बार फिर से संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से UPSC की बैठक होनी है, आर्म फोर्स के DG के अलावा भी कई विभाग के DG इसमें शामिल होंगे, गृह सचिव भी शामिल होंगे भारत सरकार के, और उसके बाद इसमें कुछ फैसला लिया जा सकता है। क्या कुछ ताजा अपडेट है? कई आर्म फोर्स के DG भी बैठक में होंगे शामिल। भारत सरकार के गृह सचिव भी बैठक का बनेंगे हिस्सा। 30 नवंबर को खत्म होगा DGP का कार्यकाल। 3 अधिकारियों पर शासन की नजर। ADG दीपक सेठ, ADG अभिनव कुमार, ADG PVK प्रसाद पर प्रशासन की नजर। कार्यकाल समाप्त होने के बाद बैठक में लिया जाएगा फैसला। गृह सचिव भारत सरकार के साथ ही साथ आर्म फोर्स ADG भी बैठक में होंगे शामिल। 3 अधिकारियों का कार्यकाल खत्म होने पर बैठक के बाद लिया जाएगा अहम फैसला। उत्तराखंड में नई DGP चुनने की कवायद हुई तेज। और तुषार हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, तुषार गुप्ता देहरादून से संवाददाता। जी तुषार, नए DGP को चुनने की जो कवायद है उसमें भारत सरकार के गृह सचिव के साथ ही साथ कई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? होने वाली है वो नवंबर माह में होने वाली है। और प्रदेश के अगर बात की जाए तो अगले DGP की चुनने के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय ने 3 वरिष्ठतम अधिकारियों के नाम शासन को भी भेज दिए हैं, जिसमें से 3 प्रमुख नाम है ADG दीपम सेठ, ADG PVK प्रसाद और ADG अभिनव कुमार। ये 3 वरिष्ठतम कहा जा सकता है कि पुलिस मुख्यालय में अभी मौजूद है, क्योंकि 30 साल जो नियमावली में है कि 30 साल का आपका कार्यकाल होना चाहिए, आपकी जो नौकरी है वो 30 साल की होनी चाहिए DGP के लिए। लेकिन कोई भी अधिकारी इस मतलब नियम वाली को
पूरा नहीं कर रहा था। ऐसे में यूपीएससी ने एक नया नियम कुछ दिनों पहले चेंज किया है, जिसमें 25 साल जो कार्य रखा गया है, जिसमें 7 एडीजी ऐसे थे जो इस पूरे कहा जा सकता है कि पूरे नियम को पूरा कर रहे थे। और ऐसे में 3 जो एडीजी है, वरिष्ठ एडीजी है दीपम सेठ, एडीजी पीवी के प्रसाद और एडीजी अभिनव कुमार, जो विशेष सचिव भी है मुख्यमंत्री के अभी फिलहाल, उनके नाम अभी शासन को गए हैं। इसके बाद जो यूपीएससी है वो इस पर विचार विमर्श करेगा। जो बैठक होनी है, जो अध्यक्षता में बैठक होगी चेयरमैन की, जिसमें 4 जो अधिकारी मौजूद होंगे, जिसमें डीजीपी उत्तराखंड के जो अभी मौजूदा हैं वो मौजूद होंगे, गृह सचिव भी मौजूद होंगे। तो तमाम जो अधिकारी होंगे वो इस पर फैसला लेंगे, क्योंकि 30 नवंबर को डीजीपी अशोक कुमार का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में बहुत जरूरत है कि अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाए। और ऐसे में जो पुलिस मुख्यालय है वहां पर हलचल देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। तो जिन 3 अधिकारियों पर शासन की नजर है, क्या इनमें से ही किसी को चुना जा सकता है? क्योंकि नाम को लेकर अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बैठक पे क्या इनके नामों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, पुलिस मुख्यालय ने इन तीनों के नाम ही फिलहाल शासन को भेजे हैं। अगर बात की जाए तो 7 एडीजी ऐसे हैं जो 1995 के बैच के हैं, और इसमें जो 3 अधिकारी हैं 1995 के बैच के ही हैं। ऐसे में इनको प्रमुखता में फिलहाल अभी रखा गया है। लेकिन 7 में से जो अधिकारी हैं, कोई भी अभी डीजीपी बनने के बिल्कुल कहा जा सकता है बिल्कुल लायक है, बिल्कुल शासन स्तर पर जो नियम है उसके बिल्कुल कैसा कहा जा सकता है कि उसके बिल्कुल कार्य के तहत अब आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय में जिस तरह से हलचल बढ़ी है, अगर हम पहले एडीजी दीपम सेठ की बात की जाए तो 1995 के अधिकारी हैं और साथ साथ गढ़वाल रेंज में भी प्रभारी रह चुके हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और इन्होंने प्रदेश के कई जिलों में अपने कप्तान के रूप में भी कार्य किया है। और एडीजी अभिनव कुमार की बात की जाए तो अभी फिलहाल में वर्तमान में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं और साथ साथ एडीजी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस भी है। ऐसे में इन पर भी विशेष नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये भी डीजीपी के नायक हैं। ऐसे में एडीजी टीवी के प्रसाद की बात की तो ये भी 1995 के बैच और आईपीएस टीवी जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीते दिनों मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में खुर्द-बुर्द हो रही बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्तियों के संरक्षण की मांग की थी। इतना ही नहीं, बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में मौजूद मंदिर समिति की संपत्तियों की पड़ताल और रखरखाव को लेकर चर्चा की थी। बीकेटीसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अमीनाबाद और फतेहपुर में मौजूद मंदिर समिति की संपत्तियों की पड़ताल और रखरखाव में सहयोग की अपेक्षा की है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल ही अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और सीएम के निर्देश पर लखनऊ और फतेहपुर के जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की प्रदेश में और प्रदेश के बाहर कई स्थानों पर परिसंपत्तियां स्थित हैं और उन पर ध्यान न दिए जाने के कारण से कई स्थानों पर अतिक्रमण भी उन पर हुआ है, लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। तो मैं जब से अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला उसके पश्चात हमने जो भी हमारी परिसंपत्तियां थी उनका परीक्षण कराया, कहाँ कहाँ पर वो स्थित हैं। तो इस क्रम में उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में और फतेहपुर में काफ़ी परिसंपत्ति मंदिर समिति की है, जिस पर कुछ स्थानों पर कब्जा भी हुआ है। तो इस संदर्भ में कुछ माह पूर्व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट भी की थी और उनको इस विषय पर अवगत भी कराया था। और इस बीच जब वो बद्रीनाथ केदारनाथ के यात्रा पर आए थे तब भी इस विषय को लेकर उनसे चर्चा हुई है और उन्होंने जो अपने मुख्य सचिव हैं, अन्य अधिकारी हैं, उन सबको इस संदर्भ में निर्देशित किया है कि वो जो भी इस मामले में मंदिर समिति को सहयोग आवश्यक होगा वो उनके स्तर से प्रदान किया जाए। इसी खबर पे हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से बीकेटीसी की लैंड को लेकर, परिसंपत्तियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की गई है, अब इन संपत्तियों को लेकर, रखरखाव को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? क्या कार्रवाई आगे होगी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो बीकेटीसी की जो संपत्तियां हैं, जिनके खुर्द-बुर्द या जिनसे कब्जे की बात यहाँ पर सामने आई है, उसको लेकर बीकेटीसी के जो अध्यक्ष अजेंद्र अजय, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की गई थी।
पिछले दिनों जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बद्री केदार का दौरा था तो उस दौरान भी इस विषय पर उनकी बातचीत हुई थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से शासन के अधिकारियों को वहां पर निर्देश दिए गए थे कि जो इस तरह के जो मामले सामने आए उनकी त्वरित गति से वहां पर जांच की जाए, जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाए। ये समझा जा सकता है कि जो बद्री केदार मंदिर समिति की जो संपत्तियां उत्तर प्रदेश के भीतर है उनमें 3 से 4 ऐसी संपत्तियां जिस पर अवैध कब्जे की बात सामने आई थी और इसी विषय पर उस कब्जों को छुड़ाना और उन संपत्तियों को संरक्षित करने का मांग यहाँ पर बीकेडीसी की तरफ से की गई थी, क्योंकि लगभग संपत्तियां मंदिर समिति तो ऐसे में उस पर किसी भी प्रकार से जो अवैध कब्जे वहां पर हुए अनैतिक है और उनका हटाया जाना जरूरी था। इस तरह की गई। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, क्या जांच कमेटी में किन लोगों को शामिल किया जाता है, जांच की रिपोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है, क्योंकि मामला गंभीर है और यही वजह है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को त्वरित जांच करने के निर्देश भी दिए गए थे। जी बिल्कुल। अब आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो बीकेटीसी के लैंड के साथ ही साथ अगली खबर की बात करेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को शाम 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। ऐसे में इसकी घोषणा विजयदशमी के दिन की गई थी और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा बने हुए हैं फोन लाइन पे। जी अभय, जिस तरह से बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की सूचना विजयदशमी के दिन लोगों को दे दी गई है, क्या कुछ इसमें ताजा जानकारी है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं को किस तरह से सूचना दी जा रही है? इसके अलावा कपाट अब इसके बाद कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद खुलने वाले हैं? जी अबे, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अबे, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की सूचना तो निकलकर सामने आ गई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है और कितने दिनों के बाद ये कपाट फिर खुलेंगे? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि शीतकाल के लिए जो मंदिरों के जो कपाट की जो तिथियां थी वो यहाँ पर उनके कपाट बंद होने की तिथियां घोषित हो चुकी है। उत्तराखंड के चारों जो धाम है उन धामों के कपाटों की बंद होने की जो तिथियां वो घोषित हो चुकी है, जिसमें जो 2 नवंबर से प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। भैया दूज के दिन केदारनाथ और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। उससे पहले ये कह सकते हैं कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट यहाँ पर बंद होंगे। दोपहर बाद 3:33 पर कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी और जिस रूप में समझा जा सकता है कि अगले 6 महीने के लिए कपाट बंद होने के कपाट बंद रहेंगे और उस दौरान जो गद्दी स्थल है जहाँ पर मंदिर की जो डोलियां होती है वहां पर ही शीतकालीन जो प्रवास स्थल होता है वहां पर ही श्रद्धालु धामों के जो दर्शन है वो वहां पर कर पाएंगे। लेकिन उत्तराखंड में इस बार ये कह सकते हैं कि इन चारों धामों के जो दर्शनार्थी रहे हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर रहा है और इस बार जी बिल्कुल अभय आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की सूचना सामने आ चुकी है, विजयदशमी के दिन इसका घोषणा की गई। और इसी बीच आइए आपको लिए चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इस दौरान हुई है, लेकिन इस दौरान स्कूल चलो अभियान, इस दौरान ऑपरेशन कायाकल्प, इस दौरान निपुण भारत अभियान, इस दौरान जो ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम चले हैं यह भी आपके सामने है और इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ सकेंगे, इन कार्यक्रमों के साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वाले रह पाएंगे, तो मुझे लगता है इसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और मैं आप सबसे कहूंगा इस बारे में कि जो मैंने आपसे कहा कि प्रतिदिन का अपने कार्यों का मूल्यांकन वह आपके आत्मावलोकन का एक माध्यम बनेगा। फिर साप्ताहिक दृष्टि में, पाक्षिक दृष्टि, मासिक दृष्टि, त्रैमासिक, 6 माह में, 1 वर्ष में क्या आपने किया है और फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आधार बनाइए अपने विद्यालय को। आप देखते होंगे मैं आज भी पूरे प्रदेश भर में घूमता हूं, मुझे ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे यह भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे विद्यालय बचे हैं जो ऑपरेशन कायाकल्प से भी काफी दूर हैं।
उनको जोड़ने का प्रयास, आखिर वहां भी तो कोई शिक्षक होंगे, क्या उनके मन में भाव पैदा नहीं होता है कि वह भी इस कार्य को जोड़ सके? वहां जनप्रतिनिधियों से सहयोग ले सकते हैं, ग्राम पंचायत से सहयोग ले सकते हैं, वहां पर किसी अन्य तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और याद रखना, जब तक पुरातन छात्रों को भी आप जोड़ेंगे, कौन ऐसा व्यक्ति होगा? आज की पीढ़ी जो वर्तमान में कार्य कर रही है, जो किसी न किसी कार्य के साथ जुड़ी हुई है, याद रखना यह किसी न किसी बेसिक शिक्षा परिषद का ही प्रोडक्ट है। और वह बेसिक शिक्षा परिषद में कार्य करने के लिए वह व्यक्ति स्वयं इच्छुक होगा सहयोग करने के लिए, लेकिन सहयोग लेने की आदत हमें स्वयं डालनी पड़ेगी। हम गांव के लोगों को बुला करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, पुरातन छात्रों को जोड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत का सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाना और साफ सुथरा प्रवेश होना, परिसर आपका साफ सुथरा हो, फूलदार, फलदार, छायादार वृक्षों को लगाने की व्यवस्था करना, वहां पे बच्चों के मन में इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ने की एक नई प्रवृत्ति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास होना, और फिर तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ प्रयास हो सकता है। ये जो टैबलेट आपको दिया गया है, ये टैबलेट जो दिया जा रहा है, ये टैबलेट तकनीकी रूप से आप भी सक्षम हो सके, शासन के साथ एक तारतम्यता आप भी बना सके, लेकिन समय के अनुरूप आप भी अपने आप को आगे बढ़ा करके इस योग्य बन सके कि आने वाली पीढ़ी को आप एक नया मार्ग भी दिखा सकें। यानी आपके पास जितनी भी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है या ICT लैब्स जो बनाए हैं, या आपको समय के अनुरूप 2 कदम आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा प्रदान करेगा। याद रखना, समाज जहां सोच रहा है, अगर हम उससे 2 कदम आगे बढ़कर के नहीं सोचेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। आज नए नए परिवर्तन हो रहे हैं और इस दिशा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि जो आज यहां पर अनेक प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के कार्य हो रहे हैं, क्रमिक रूप से आपने देखा होगा, पहले चरण में हम लोगों ने जब बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक से सभी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की, तो पहले चरण में एक एक करके दिया गया, धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया गया। एक समय ऐसा था जब हम स्कूलों के माध्यम से बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर सभी उपलब्ध करवाते थे। फिर ये हुआ कि नहीं, अब हमें तकनीक का उपयोग करना चाहिए और DBT के माध्यम से पूरी धनराशि बच्चे के अभिभावक के खाते में जाने लग गई। अब शिक्षक की जिम्मेदारी क्या बनती है? प्रधानाचार्य और शिक्षक मिलकर के अभिभावकों के साथ बैठे और अभिभावकों को इस बारे में जवाबदेह बनाएं कि बच्चों को यूनिफॉर्म पहन करके और साफ सुथरे कपड़े के साथ वे बच्चे स्कूल में आए, अपने बैग के साथ आए, अपने जूते मोजे पहन करके आए, यूनिफॉर्म साफ सुथरी होनी चाहिए, स्वच्छता के प्रति उन्हें जागरूक बनाने की आवश्यकता है। आज आप देखते होंगे स्वच्छ भारत अभियान ने गांव में स्वच्छता की एक नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है, तो बीमारियां भी कम हुई हैं। और ये गोरखपुर मंडल तो इस बात के लिए सबसे ज्यादा यानी साबित था। तो ये आप गोरखपुर से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बनी रही इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।